स्टूडेंट्स, आप सभी का एम के गांधी कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम करने वाले हैं बोर्ड द्वारा जो आपका 2024 का ब्लूप्रिंट जारी हुआ है, उसके हिसाब से मॉडल पेपर है उनको अपन हल करने वाले हैं। लेकिन बोर्ड ने जो भी हमारा मॉडल पेपर हल किया है, थोड़ा हमको देखना है कि बोर्ड ने जो हमको मॉडल पेपर दिया है वो किस हिसाब से दिया है। आपका जो पेपर आएगा 2024 में वो किस हिसाब से आएगा, उसको थोड़ा अपन एक बार देख लेते हैं। उसके बाद हम इसके जो मॉडल पेपर फर्स्ट जो बोर्ड ने जारी किया 2024 में, उसको अपन हल करते हैं। सबसे पहले एक बार ये नज़र डालना है कि जो हमारा जो पेपर आने वाला है इस बार 2024 में पॉलिटिकल साइंस का, वो किस प्रकार से आने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं, आपका जो पेपर है 4 भागों में डिवाइडेशन है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। तो देखते हैं किस प्रकार से हमारा नंबरों का सिस्टम है यहाँ पर। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन ए की। किसकी? सेक्शन ए की। सेक्शन ए जो है हमारा, सेक्शन ए में ऑल ओवर हम बात करते हैं, 3 क्वेश्चन है। और इन तीनों क्वेश्चन के अंदर टोटल क्वेश्चन हमारे कितने हैं? 32 क्वेश्चन है। कितने हैं? 32 क्वेश्चन है। इस हिसाब से हमारा सेक्शन ए कितने नंबर का है? 32 नंबर का है। कितने नंबर का है? 32 नंबर का है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारा सेक्शन बी। क्या? सेक्शन बी। सेक्शन बी है हमारा। सेक्शन बी के अंदर हम बात करते हैं, टोटल हमारे 12 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 12 क्वेश्चन है। और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का है? 2 नंबर का है। तो इस हिसाब से हम बात करते हैं, टोटल हमारे कितने नंबर का है? 24 नंबर का। 24 नंबर का क्या हुआ हमारा? दूसरा क्वेश्चन हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन सी की। जो हमारा सेक्शन सी है, सेक्शन सी में हमारे टोटल जो क्वेश्चन आने वाले हैं, 4 क्वेश्चन आने वाले हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का है? 3 नंबर का है। तो इस हिसाब से हम बात करते हैं, टोटल हमारा जो सेक्शन सी होगा 12 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 12 नंबर का। क्लियर दोस्तों? इसके बाद हम बात करते हैं, लास्ट हमारा बचता है सेक्शन डी। सेक्शन डी है हमारा। सेक्शन डी में हम बात करते हैं, इसमें भी हमारे 3 क्वेश्चन आएंगे। और प्रत्येक क्वेश्चन हमारा क्या नंबर का हुआ? 4 नंबर का हुआ। तो कितने क्वेश्चन आएंगे इसमें? 3 क्वेश्चन आएंगे हमारे। और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का है हमारा? 4 नंबर का है। तो ये भी हमारे क्या नंबर का हो गया? 12 नंबर का। इस प्रकार से हमारे सेक्शनों का डिवाइडेशन है। सेक्शन ए हमारा 32 नंबर का है। सेक्शन बी हमारा 24 नंबर का है। सेक्शन सी हमारा 12 नंबर का है। और सेक्शन डी हमारा 12 नंबर का है। इस प्रकार के यदि हम इसको जोड़ते हैं तो ये टोटल हमारे कितने नंबर का बैठता है? 80 नंबर का मैटर हमारा आने वाला है। और आपके लिए सबसे मेन बात यह है कि ये जो हमारे 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, इनमें से पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक क्वेश्चन जो हमारा है पूछा जाएगा वो मैप का पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन हमारा किसका पूछा जाएगा? मैप का पूछा जाएगा। ये आपके लिए बहुत सुविधा की बात है। और इसके अलावा सबसे बड़ी सुविधा की बात यह है कि इस बार बोर्ड ने पहली बार जो आपके 3-3 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे, इन 3-3 नंबर के क्वेश्चनों को किस में रखा है? अथवा में रखा है। ये भी आपके लिए बहुत सुविधा की बात है। इससे पहले आपने जो बच्चों ने एग्जाम दिया था, चाहे 22 का हो चाहे 23 का हो, उसमें जो एग्जाम दिया था उसमें क्या 3 नंबर के क्वेश्चन अथवा में नहीं थे। लेकिन इस बार आपके जो क्वेश्चन होंगे वो क्या होंगे? अथवा में होंगे। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। तो इस प्रकार से आपका टोटल ये ब्लूप्रिंट 2024 का वो आने वाला है। और टोटल जो इसमें ऑल ओवर जो आपके क्वेश्चन होंगे, टोटल क्वेश्चनों की संख्या होगी 22। कितनी होगी? 22 क्वेश्चन होंगे आपके। और ये 22 क्वेश्चन ऑल ओवर कितने नंबर के होंगे आपके? 80 नंबर के होंगे। तो ये है हमारा इस बार 2024 के बोर्ड का ब्लूप्रिंट का आधार, इस प्रकार से आपका पेपर पूछा जाएगा। और इसी आधार को ध्यान में रखते हुए अब हम थोड़ा देख लेते हैं किस प्रकार से 2024 में बोर्ड द्वारा जो हमारा ब्लूप्रिंट जारी किया गया है उसका क्या दे रखा है। और पूरे पेपर को हल करते हैं। हल करने के बाद एक एक क्वेश्चन को देखते हैं कि जो मैंने आपको पढ़ाया था उसमें से कोई एक नंबर का क्वेश्चन बाहर तो नहीं है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं उसको बबन। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा बोर्ड द्वारा जारी हुआ जो मॉडल पेपर है वो मॉडल पेपर है। और इसके सभी क्वेश्चनों को अपन हल करते हैं और देखते हैं इनमें से ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो रेंज से बाहर तो नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं हम यहाँ पर। ये जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ ये बोर्ड ने जारी किया है 2024 का स्टूडेंटों के लिए, प्रैक्टिस के लिए। और इसी आधार पर ही सारे क्वेश्चन होंगे। अब ये बिल्कुल नहीं है कि यही क्वेश्चन आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसमें से क्वेश्चन कई फंस सकते हैं, क्योंकि अमूमन माना जाता है कि जो बोर्ड द्वारा जो पेपर जारी होता है उसमें से कम 20 या 25 नंबर का मैटर फंसता है। ठीक है, तो वो इसको अपन देख लेते हैं फटाफट से। नहीं ऐसा कोई क्वेश्चन जो आपकी रेंज से बाहर हो। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन ए की। सेक्शन ए में बात करते हैं सेक्शन ए की। तो सेक्शन ए जो हमारा सेक्शन ए में मैंने आपको बताया था, सेक्शन ए में हमारे 3 क्वेश्चन है।
पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमारे 15 क्वेश्चन होंगे जो ऑब्जेक्ट टाइप होंगे। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन होगा उसमें 7 क्वेश्चन होंगे फिल इन द ब्लैंक्स के। उसके बाद जो तीसरा जो क्वेश्चन होगा उसके अंदर आपके 10 क्वेश्चन होंगे जो एक एक नंबर के होंगे वो भी, और अपने एक एक लाइन के आंसर होंगे आपके। देखते हैं उनको, है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए पहले प्रश्न में कितने क्वेश्चन दे रखे हैं, 10, उनको देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, रूस की क्रांति कब हुई थी। तो बहुत अच्छी तरह मैंने आपको पढ़ाया था रूस की क्रांति, है ना। तो रूस की क्रांति कब हुई थी, 1917 में हुई थी। कब हुई थी, 1917 में। आगे हम बात करते हैं यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी। तो यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी 1992 में। कब हुई थी, 1992 में। आगे हमारा दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश, तो बहुत अच्छी तरह से मैंने आपको पढ़ाया था। दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश किसको माना जाता है, भारत को माना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन में आपके सामने 24 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 14 अक्टूबर और 28 अक्टूबर। तो हमारा आंसर क्या होगा, 24 अक्टूबर। तो दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन है यहाँ पर कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं मेरे को पूरी डेट कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। मैंने यहाँ सिर्फ आप देखो इसमें दे रखा है 24 अक्टूबर, लेकिन मैंने आपको पूरी डेट लिखाई थी कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। तो आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। इसके बाद हम बात करते हैं आगे, जैविक हथियार संधि कब हुई थी। जैविक हथियार संधि कब हुई थी। तो जैविक हथियार संधि कब हुई थी, 1972 में। अवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक बर्डन रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, 1987 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड सोशल फोरम WSF। वर्ल्ड सोशल फोरम क्या है, शॉर्ट में मैंने आपको बताया था WSF। क्या है, WSF। तो WSF की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो ये मैंने आपको बताया था 2001 में। ठीक है, प्रथम बैठक कब हुई थी, 2001 में। इसके बाद हम बात करते हैं शिमला समझौता कब हुआ था। शिमला समझौता, तो शिमला समझौता कब हुआ था, 1972 में। कब हुआ था, 1972 में। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था। तो मैंने आपको पूरा का पूरा बहुत अच्छी तरह ये टॉपिक पढ़ाया था। गैर कांग्रेसी सरकार का सबसे पहले गठन भारत के किस राज्य में हुआ था। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, केरल राज्य में। किस राज्य में हुआ था, केरल राज्य में हुआ था। आगे हमारा नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो देखो बात करते हैं हम नीति आयोग की स्थापना। तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, नीति आयोग की स्थापना हुई थी 2015 में। तो देखो नीति आयोग से पहले मैंने आपको बताया था, नीति आयोग से पहले क्या चल रहा था हमारा, योजना आयोग। तो मैंने आपको पढ़ाया था योजना आयोग की समाप्ति करके माननीय मोदी जी ने किसकी स्थापना की थी, नीति आयोग की स्थापना की थी। आगे है भारत पाकिस्तान के मध्य कारगिल संघर्ष कब हुआ था। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य कारगिल संघर्ष कब हुआ था, 1999 में। कब हुआ था, 1999 में। आगे नेक्स्ट हमारा, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था। तो गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, इंदिरा गांधी ने। वो एक अलग बात है कि देश में आज तक गरीबी हट नहीं पाई है। आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं, पेरियार के नाम से किसे जाना जाता है। देखो दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से बहुत मोस्ट क्वेश्चन ये वाला, पेरियार के नाम से किसको जाना जाता है। तो पेरियार के नाम से EB रामास्वामी नायकर को जाना जाता है। किसको जाना जाता है, EB रामास्वामी नायकर को जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा, मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो मंडल आयोग के अध्यक्ष है बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। कौन है, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। आगे है, पंजाबी भाषा की साहित्य पत्रिका नागमणि का संपादन करता कौन है। तो नागमणि का संपादन करता है अमृता प्रीतम। कौन है, अमृता प्रीतम। हाँ, तो देखो दोस्तों जो हमारा सेक्शन ए का जो पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न के अंदर हमारे कितने क्वेश्चन थे, 15 क्वेश्चन थे। 15 भी क्वेश्चन हमारे क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं सेक्शन ए का दूसरा क्वेश्चन है हमारा, जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है तो हम बात करते हैं 1998 में भारत ने खाली जगह में परमाणु परीक्षण किया था। तो मैंने आपको बहुत अच्छी तरह पढ़ाया था कि चाहे हमारा 1998 का परीक्षण हो, चाहे हमारा 1974 का हो, 1998 चाहे हमारा 1974 का हो। तो 1974 में भारत ने क्या प्रथम परमाणु परीक्षण क्या किया था, पोखरण जैसलमेर में। और दूसरा परमाणु परीक्षण भी भारत ने क्या है, दूसरा परमाणु परीक्षण भारत ने 1998 में पोखरण जैसलमेर में किया था। तो यहाँ आंसर क्या होगा हमारा, पोखरण। यदि आपकी जगह खाली रहती है तो आप जैसलमेर भी लिख सकते हैं।
दूसरा हमारा परमाणु अप्रसार संधि, तो मैंने आपको बता दी परमाणु अप्रसार संधि होती है हमारी एनपीटी। कौन सी होती है? एनपीटी। तो एनपीटी संधि कब हुई थी? तो एनपीटी हुई थी हमारी 1968 के अंदर। कब हुई थी? 1968 में हुई थी एनपीटी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चिले में खाली जगह नामक मूल निवासी रहते हैं। तो परीक्षा की दृष्टि बहुत मोस्ट क्वेश्चन ये वाला आपका, कि चिले में खाली जगह नामक मूल निवासी रहते हैं। तो चिले में मापुशे नामक मूल निवासी लोग रहते हैं। नेक्स्ट हमारा, जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में किसको जाना जाता है? तो जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद एक पद की लड़ाई चली थी, वर्चस्व की लड़ाई चली थी, वहां पर सबसे पहले उत्तराधिकारी के रूप में किसको जाना, किसने अपनी गद्दी को संभाला था? लाल बहादुर शास्त्री। में यहाँ जगह कम है इसलिए मतलब शॉर्ट में लिख दिया है, पूरा नाम क्या है? लाल बहादुर शास्त्री। तो जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में किसको जाना जाता है? लाल बहादुर शास्त्री को जाना जाता है। ऑपरेशन ब्लू स्टार, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किस राज्य से है? तो इसका आंसर होगा हमारा पंजाब राज्य से। किस राज्य से है? पंजाब राज्य से है। नेक्स्ट है हमारा, सप्तदलीय गठबंधन यानी 7 पार्टी अलायंस का संबंध किस देश से है? तो सप्तदलीय गठबंधन यानी 7 पार्टी अलायंस का संबंध नेपाल देश से है। किससे है? नेपाल देश से है। नेक्स्ट है हमारा, हाँ तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन जिसकी में 10-15 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट है। दूसरा क्वेश्चन इसमें 7 क्वेश्चन थे, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, सेक्शन ए की, जो हमारा कौन सा क्वेश्चन है? तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में टोटल हमारे कितने क्वेश्चन होंगे? 10 क्वेश्चन होंगे। इन 10 क्वेश्चनों को देखते हैं और अनुमान लगाते हैं ऐसा कोई क्वेश्चन तो नहीं है जो हमारी रेंज से बाहर हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिट्टे का पूरा नाम। अच्छी तरह से आपको याद करना है इस साल परीक्षा की दृष्टि से। सॉरी, इससे पहले एक हमारा क्वेश्चन है, बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक है? बर्लिन की दीवार, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया यहाँ पर। बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक है? बर्लिन की दीवार शीत युद्ध का प्रतीक है। देखो यदि आप यहाँ शीत युद्ध का प्रतीक नहीं लगते हो तो फिर आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर बर्लिन की दीवार पूंजीवाद, पूंजीवाद व साम्यवाद, पूंजीवाद व साम्यवाद का प्रतीक भी मानी जाती है। लेकिन यहाँ आपने लिखा शीत युद्ध का, तो ये भी सही है हमारा। लिट्टे का पूरा नाम, लिट्टे, ये हम बात करते हैं लिट्टे का पूरा नाम क्या है? तो लिट्टे का पूरा नाम है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलीलम। और लिट्टे का संबंध किस देश से था? ये किस देश का संगठन है ये लिट्टे? श्रीलंका। किस देश का है? श्रीलंका का। लिट्टे का पूरा नाम क्या है? लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलीलम। और इसका संबंध किस देश से है? श्रीलंका से है। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर भी। सुरक्षा का बुनियादी अर्थ होता है खतरे से आजादी। क्या होता है? खतरे से आजादी। क्वेश्चन है हमारा, भारत में नए आर्थिक सुधारों की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में नए आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई थी 1991 में। देखो इसका आंसर ये रहा। देखिए भारत में नए आर्थिक सुधारों की शुरुआत कब हुई थी? तो मैंने अभी आपको बताया था कब से हुई थी, 1991 से हुई थी। कब से हुई थी? 1991 से। कब से हुई थी? 1991 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साझी संपदा से आप क्या समझते हैं? साझी संपदा से आप क्या समझते हैं? तो जिन संसाधनों पर एक व्यक्ति के बजाय पूरे समुदाय का क्या होता है? अधिकार होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? साझी संपदा कहते हैं। यानी जिन संसाधनों पर पूरे समुदाय की बजाय, या सॉरी, जिन संसाधनों पर एक व्यक्ति के बजाय पूरे समुदाय का अधिकार होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? साझी संपदा कहते हैं। आगे है, भारत चीन युद्ध कब हुआ था? तो भारत चीन युद्ध कब हुआ था? 1962 में। तो मैंने आपको कई युद्ध पढ़ाए थे, यानी पाकिस्तान से हमारी सबसे पहले लड़ाई होती 47-48 में, मैंने आपको पढ़ाया था 47-48 में। उसके बाद 62 में हमारी लड़ाई किससे हुई थी? चीन से। 65 में हमारी लड़ाई किससे हुई थी? पाकिस्तान से। 99 में हमारी लड़ाई किससे हुई थी? पाकिस्तान से, जो कारगिल युद्ध था हमारा। तो इस प्रकार से लड़ाई सारी मैंने आपको पढ़ा दी थी। लेकिन उसने यहाँ क्या पूछा आपसे? भारत चीन युद्ध कब हुआ था? तो आंसर क्या होगा हमारा? 1962। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नियोजन से आप क्या समझते हैं? तो देखो नियोजन, नियोजन का मतलब ही क्या होता है? नियोजन का मतलब यह होता है कि जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो उससे पहले एक प्लानिंग सेट करते हैं। तो जो प्लानिंग सेट करते हैं वही क्या कहलाती है? नियोजन कहलाती है। तो वही इसकी डेफिनेशन, मैंने आपको 3 डेफिनेशन लगाई थी इसकी। देखो नियोजन क्या है? नियोजन कार्य करने से पहले सोचना तथा अनुमानों के स्थान पर तथ्यों को ध्यान में रखकर काम करना होता है। यानी जाहिर सी बात है, कोई भी हम काम कर रहे हैं, उस काम के प्रति जो भी उसके अनुमान है वो हमारे माइंड के अंदर होने चाहिए। जिन तत्वों पर हमको काम करना है उनकी पूरी हमारे पास एक प्लानिंग होनी चाहिए। तो वो क्या कहलाता है? नियोजन कहलाता है। एक क्वेश्चन आया यहाँ पर,
आयाराम गयाराम जुमले का संबंध किससे? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है इस साल ये परीक्षा की दृष्टि से, आयाराम गयाराम जुमले का संबंध। तो मैंने आपको बताया था जो हमारे एक विधायक थे हरियाणा के, उनका नाम क्या था? गयालाल। क्या नाम था उनका? नाम गयालाल। तो गयालाल किस प्रकार से कांग्रेस से नेशनल फ्रंट में गए, नेशनल फ्रंट से फिर वापस कांग्रेस में आए, फिर वापस कांग्रेस से नेशनल फ्रंट में गए, नेशनल फ्रंट से फिर वो वापस क्या कांग्रेस में आने की इच्छा जाहिर कर रहे थे। तो उस टाइम उनके प्रति एक जुमला यूज हुआ था आयाराम और गयाराम। तो वही सी एक कहानी बनती है हमारी कि आयाराम गयाराम जुमले का संबंध किससे है? तो आयाराम गयाराम जुमले का संबंध कांग्रेस के हरियाणा राज्य के एक विधायक है गयालाल के दल बदल से संबंधित है। यानी जिस प्रकार से उन्होंने दलों की अदला बदली की थी उससे इसका क्या है? संबंध है। इसके बाद आसू का पूरा नाम बताइए। आसू का पूरा नाम ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन। यानी आसू किस देश का संगठन, किस राज्य का संगठन है? असम का है। किसका? ये असम का। तो आसू का पूरा नाम क्या है? ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। नेक्स्ट है हमारा 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? तो 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 415 सीटें मिली थी। तो स्टूडेंट्स हमारा सेक्शन ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, जो कितने नंबर का आने वाला है? 32 नंबर का। तो जो मैंने आपको यहाँ पर ये जो मॉडल है अपना, ये बोर्ड द्वारा जारी किया हुआ है और इस पूरे मॉडल को आपको अच्छी तरह तैयार करना है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आपके आने की पूरी पूरी संभावना है। बहुत अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं इस मॉडल के अंदर। तो सेक्शन ए हमारा बिल्कुल कंप्लीट है। अब हम चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में हमारे टोटल कितने क्वेश्चन है? 12 क्वेश्चन है और जो कितने नंबर के होंगे? 24 नंबर के होंगे। देखते हैं एक एक क्वेश्चन में पकड़ बनाते हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन तो नहीं है जो अपनी रेंज से बाहर चल रहा हो। देखिए हाँ, तो देखिए स्टूडेंट्स अब बात करते हैं हम खंड बा की। कौन सा हमारा? सेक्शन बी यानी खंड बा। हम बात करते हैं खंड बा की। तो खंड बा में जो हमारा क्वेश्चन नंबर देखिए, सेक्शन ए में हमारे 3 क्वेश्चन थे। अब यहाँ से चालू क्या होगा? हमारा चौथा क्वेश्चन चालू होगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन हमारा भारत चीन सहयोग के कोई 2 बिंदु बताइए। तो तमाम तरह के मैंने एक नहीं 10 बिंदु आपको लगाए थे मैंने भारत चीन सहयोग के, है ना। तो यहाँ उसने कितने पूछे? 2। देख लेते हैं 2 बिंदु कौन से हैं आपके सामने। तो पहला पॉइंट है यहाँ पर 1993 के व्यापारिक समझौते के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार निरंतर बढ़ता जा रहा है। इसके बाद दोनों पक्षों में यह सहमति बनी है कि विश्व व्यापार संगठन की बैठकों में दोनों के हितों से जुड़े मुद्दे परस्पर क्या करेंगे? सहयोग करेंगे। इसके अलावा और भी मैंने कई बिंदु आपको बता दे, तो नोट पेपर से आप अपनी में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पाकिस्तान के लोकतंत्रीकरण में कौन कौन सी कठिनाइयां मौजूद है परीक्षा की दृष्टि से। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है हमारा, यहाँ से 2 नंबर में कि पाकिस्तान के लोकतंत्रीकरण में कौन कौन सी कठिनाइयां हैं। तो देखो मैंने आपको सब चीज पढ़ाई थी। मैंने आपको बताया था कि बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में लोकतंत्र भी है और सैनिक शासन भी है। मैंने आपको बताया था बांग्लादेश के अंदर, तो बांग्लादेश में लोकतंत्र भी है और सैनिक शासन भी है। लेकिन बात करते हैं हम श्रीलंका की, थोड़ा श्रीलंका में शुरू से ही लोकतंत्र रहा है, लेकिन वहां सबसे बड़ी समस्या है जातीय संघर्ष की। श्रीलंका में क्या मौजूद है? जातीय संघर्ष। लेकिन हम बात करते हैं अपने भारत देश की, तो हमारे भारत देश का एक ये सौभाग्य रहा है कि भारत देश के सामने कितनी भी विकट समस्या आई, लेकिन भारत देश ने हमेशा ही लोकतंत्र के दामन को थामा रखा है। भारत ने लोकतंत्र के अलावा किसी और चीज को उपयोग में नहीं लिया है। वो यहाँ ये कह रहा है कि पाकिस्तान के लोकतंत्र में कौन कौन सी कठिनाइयां हैं। देखो पाकिस्तान में जो लोकतंत्र है उसमें कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा कौन हावी है? वहां पर कौन कौन हावी है? देखिए तो यहाँ सेना, धर्मगुरु, भूस्वामी, अभिजनों का सामाजिक दबदबा है। यानी पाकिस्तान के अंदर क्या है, जो सरकार चलती है, लोकतंत्र है, वहां पर सेना का दबदबा रहता है और जो धर्मगुरु है वहां के, उनका और ज्यादा दबदबा रहता है। भूस्वामी, अभिजनों, जो पूंजीपति वर्ग के लोग हैं पाकिस्तान के, उन लोगों का भी बहुत ज्यादा वहां क्या रहता है? सामाजिक दबदबा रहता है। इसलिए वहां पर प्रॉपर तरीके से कभी लोकतांत्रिक सरकार नहीं चलती है, तो कभी लोकतंत्र तो कभी सैनिक शासन। आज वर्तमान में हालांकि लोकतांत्रिक सरकार चल रही है, 2008 से चल रही है। वो एक अब अलग विषय देखने को कि पाकिस्तान में कब दोबारा से सैनिक शासन स्थापित होता है। नेक्स्ट है हमारा भारत के साथ निरंतर तनातनी के कारण सेना समर्थक समूह अधिक मजबूत है। यानी सीधी सी बात है, जो हमारे भारत और पाकिस्तान के संबंधों में जो एक बिगड़ाव है, इस बिगड़ाव का फायदा सेना वहां की उठाती है। सेना ये कहती है कि यदि पूरे देश का सिस्टम यदि लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जाएगा तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान कहीं ना कहीं किसको होगा? ये पाकिस्तान को होगा। तो सेना इस तरीके से पूरी तरह से क्या रहती है? वहां पर हावी रहती है। इसके अलावा अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी देशों ने अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु पाकिस्तान में सैनिक शासन को बढ़ावा दिया है। देखिए हम बात करते हैं, नाम आ रहा है अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी देश। वो चाहे अमेरिका हो, चाहे मैं सोवियत संघ हो हमारा,
जो आज वर्तमान का रूस है और भी जो पश्चिमी शक्तियाँ हों, ये कभी नहीं चाहेंगी कि पाकिस्तान में पूरी तरह से लोकतंत्र चले। ये हमेशा पाकिस्तान में किसकी पाकिस्तान में हमेशा ये चाहती है कि पाकिस्तान में सैनिक शासन बना रहे। सैनिक शासन बनने का मतलब ये है कि कहीं न कहीं इनको सेना से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इनकी साठगांठ सरकार से तो नहीं हो पाती है, लेकिन सेना से ज़रूर हो जाती है। तो ये बिल्कुल नहीं चाहते कि कहीं न कहीं पाकिस्तान में हमेशा लोकतंत्र बना रहे। तो अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी देशों ने अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु पाकिस्तान में क्या है, सैनिक शासन को क्या है, बढ़ावा दिया है। ठीक है? तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपको तैयार करना है। आगे है हमारा विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। तो शॉर्ट में क्या बोलते हैं अपन, WTO। बहुत अच्छी तरह मैंने आपको लिखाया था ये WTO, विश्व व्यापार संगठन। तो विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह वैश्विक व्यापार के नियमों को तय करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में, यानी 1995 में इसकी स्थापना हुई थी और 29 जुलाई 2006 की स्थिति के अनुसार इसके सदस्य देश संख्या कितनी है? 164 है। वर्तमान में इसके सदस्य देश संख्या कितनी है? 164 है। इस संगठन में हर फैसला सभी सदस्यों की सहमति से लिया जाता है, लेकिन बड़ी आर्थिक ताकतों का इसमें दबदबा है। बड़ी आर्थिक ताकतें चाहे अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, जापान है, बड़ी बड़ी आर्थिक ताकतों का इसमें क्या वैसा दबदबा बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंतरिक रूप से विस्थापित जन से क्या आस है? देखो, आंतरिक रूप से विस्थापित जन है, मैंने आपको 3 परिभाषा पढ़ाई थी। आंतरिक रूप से विस्थापित जन है, शरणार्थी है, ठीक है, और इसके अलावा और हम बात करते हैं तो आंतरिक रूप से विस्थापित जन किसे कहते हैं? तो जो लोग अपना घर-बार छोड़ चुके हैं, जो लोग अपना घर-बार छोड़ चुके हैं परंतु वे राष्ट्रीय सीमा के भीतर है, उन्हें आंतरिक रूप से विस्थापित जन कहा जाता है। यानी जो कोई भी लोग हैं वो अपना घर-बार छोड़ चुके हैं और राष्ट्रीय सीमा के भीतर स्थित हैं, देश की सीमा के बाहर नहीं है, तो उन लोगों को क्या कहा जाता है? आंतरिक रूप से विस्थापित लोग जन कहा जाता है। और यदि इसका एग्जाम्पल पूछता है तो आपको बताना है इसका एग्जाम्पल, कश्मीरी पंडित। यानी जो कश्मीर में जो हुआ था 1990 के दशक के शुरुआती सालों में हिंसा से बचने के लिए घाटी को छोड़ने वाले कश्मीरी पंडित आंतरिक रूप से विस्थापित जन के क्या माने जाते हैं? उदाहरण माने जाते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तैयार करना है आपको अच्छी तरह परीक्षा की दृष्टि से। ये पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। इसे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है और इसका प्रमुख उद्देश्य पर्यावरण और विकास के मुद्दों पर नियमाचार निर्धारित करना है। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ये ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था और इसे क्या कहा जाता है? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? पर्यावरण और विकास के मुद्दों पर नियमाचार निर्धारित करना। पर्यावरण और विकास के मुद्दों पर क्या करना? नियमाचार निर्धारित करना। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं नेहरू विदेश नीति के संचालन को स्वतंत्रता का एक अनिवार्य संकेतक मानते हैं। क्यों मानते हैं? कोई 2 कारण बताइए। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा, सेकंड जो बुक है हमारी उसके अध्याय 4 में से है और बुक का कौन सा क्वेश्चन है हमारा? तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन वो क्या कह रहा है आपसे कि नेहरू विदेश नीति के संचालन को स्वतंत्रता का एक अनिवार्य संकेतक क्यों मानते हैं? कोई 2 कारण बताइए। तो देखिए, नेहरू विदेश नीति के संचालन को स्वतंत्रता का एक अनिवार्य संकेतक इसलिए मानते थे क्योंकि स्वतंत्रता किसी भी देश की विदेश नीति के संचालन की प्रथम एवं अनिवार्य शर्त होती है। तो ध्यान रखना कि कोई भी देश हो, किसी भी देश की यदि विदेश नीति को स्वतंत्र रखना है तो विदेश नीति को स्वतंत्र रखने का मतलब ये है कि उस देश का विकास संभव है। यदि उसकी विदेश नीति स्वतंत्र नहीं है तो विकास उस देश का बिल्कुल हो नहीं सकता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए नेहरू जी ने क्या कहा था कि जो देश किसी दबाव में आकर अपनी विदेश नीति का निर्धारण करता है उसकी स्वतंत्रता कैसी होती है? निरर्थक होती है। अनेक बार उसे अपने राष्ट्रीय हितों की अनदेखी करनी होती है। यानी सीधी सी बात है, जो देश अपनी विदेश नीति में दबाव में काम करेगा तो उसकी राष्ट्रीय हितों की उसको अपने राष्ट्रीय हितों की क्या करनी पड़ेगी? अनदेखी करनी पड़ेगी। दूसरा है स्वतंत्र विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपनिवेशवाद, जातीय भेदभाव, रंग भेदभाव का डटकर क्या करती है? मुकाबला करती है। तो नेहरू की विदेश नीति के संचालन को स्वतंत्रता का क्या मानते हैं? अनिवार्य संकेतक मानते हैं। इसके कारण उन्होंने 2 बातें रखी कि यदि किसी भी देश की विदेश नीति का कोई देश निर्धारण कर रहा है तो उसके लिए क्या है? उसकी स्वतंत्रता जरूरी है। यदि उसने स्वतंत्रता का अनदेखी कर दिया तो उस देश की, उस राष्ट्र की उन्नति नहीं हो सकती है। दूसरी बात उन्होंने कही
कि यदि विदेश नीति आपकी स्वतंत्र नहीं है तो कहीं ना कहीं आप उपनिवेशवाद का शिकार होंगे, जातीय भेदभाव का शिकार होंगे और रंग भेदभाव का शिकार होंगे। इन सबका क्या डटकर मुकाबला नहीं कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ये ऑप्शन आपके सामने, ये अपन को मिलान करने हैं कौन का कहां से कैसे क्या है। तो देखो चौधरी चरण सिंह मैंने आपको पढ़ाया था, चौधरी चरण सिंह एक किसान नेता थे। तो चौधरी चरण सिंह कौन थे? एक किसान नेता थे। इसके बाद हम बात करते हैं वर्गीस कुरियन। तो वर्गीस कुरियन का संबंध किससे था? सहकारी डेयरी से। जवाहरलाल नेहरू की हम बात करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू कौन थे? योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष। और बचे हमारे कौन? पीसी महालनोबिस। तो ये कौन थे? औद्योगिक गण के नेता, यानी औद्योगिक गण से इनका क्या था? संबंध था। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, गैर कांग्रेसवाद से आप क्या समझते हैं? गैर कांग्रेसवाद से आप क्या समझते हैं? मोस्ट क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से आपको ये तैयार करना है कि गैर कांग्रेसवाद से आप क्या समझते हैं। तो गैर कांग्रेसवाद, तो कांग्रेस विरोधी वोटों को चुनाव में बंटने से रोकने के लिए सभी विरोधी दलों ने एकजुट होकर सभी राज्यों में एक कांग्रेस विरोधी मोर्चा बनाया, जिसे राम मनोहर लोहिया ने क्या कहा? गैर कांग्रेसवाद नाम दिया था। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन बनता है अलग से कि गैर कांग्रेसवाद का जनक कौन माना जाता है? तो गैर कांग्रेसवाद का जनक होता है गैर कांग्रेसवाद का जनक है राम मनोहर लोहिया। तो उन्होंने क्या कहा था? गैर कांग्रेसवाद किसको कहा था? तो कांग्रेस विरोधी वोटों को चुनाव में बंटने से रोकने के लिए सभी विरोधी दलों ने एकजुट होकर सभी राज्यों में एक कांग्रेस विरोधी क्या खोला था? मोर्चा खोला था। इस मोर्चे को क्या कहा जाता है? गैर कांग्रेसवाद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। मार्च 1974 में बिहार के छात्रों द्वारा सरकार के खिलाफ एक आंदोलन की क्या होती? शुरुआत की। छात्रों द्वारा यह आंदोलन क्यों चलाया गया? कारण स्पष्ट कीजिए। तो देखो ये है बिहार का आंदोलन। मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया था, बिहार में एक आंदोलन हुआ था 1974 में। तो इस आंदोलन क्यों हुआ था, क्या इसके कारण थे? देखिए मार्च 1974 में बिहार के छात्रों ने सरकार के खिलाफ एक आंदोलन की शुरुआत की, और ये कब की थी? 1974 में की थी। किस कारण की थी? तेल की कीमतों और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के विरुद्ध। यानी वहां पर क्या खाद्यान्न वस्तुओं में क्या हो रही थी? कीमतों में वृद्धि हो रही थी, जिसमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं थी, और तेल की कीमतों में क्या थी? वृद्धि थी। तो इस वृद्धि के खिलाफ छात्रों ने इस आंदोलन की क्या की थी? शुरुआत की थी। और इसके अलावा खाद्यान्न का अभाव, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार आदि के खिलाफ क्या है? ये आंदोलन हुआ था। तो सीधी से एक नंबर क्वेश्चन आता है कि जो बिहार में जो आंदोलन हुआ था, बिहार में आंदोलन किसने चलाया था? तो आपको आंसर देना है बिहार के छात्रों द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था। मेन कारण क्या थे? तो कारण आपके सामने है। यहाँ तेल की कीमतें बढ़ रही थी, वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही थी, भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, बेरोजगारी बढ़ रही थी, तमाम तरह के बिंदु हैं जिनके कारण बिहार में क्या हुआ था? आंदोलन हुआ था। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारा 13वां क्वेश्चन है, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के विवादास्पद होने के क्या कारण थे? किन्हीं दो कारणों को उल्लेख कीजिए। कई पॉइंट मैंने आपको यहाँ लिखाए थे, कोई दो उसने पूछे हैं आपसे, दो ही मैं यहाँ बता रहे हैं आपको। और ये क्वेश्चन आपका सेकंड भाग का 7वें पार्ट का क्वेश्चन है, और बुक का कौन सा नंबर है? 14 नंबर का क्वेश्चन है ये। तो आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के विवादास्पद होने के मुख्य कारण क्या थे? इस प्रस्ताव में पंजाब सूबे के लिए अधिक स्वायत्ता की मांग की गई थी। किसके लिए की गई थी? पंजाब सूबे के लिए अधिक स्वायत्ता की गई थी, मांग की गई थी, जो परोक्ष रूप से एक अलग सिख राष्ट्र की क्या करता है? मांग करता है। इसकी मांग करता है? एक अलग सिख राष्ट्र की मांग को बढ़ावा देती है। और यह प्रस्ताव सिख वर्चस्व का ऐलान करता है। यानी जो प्रस्ताव आया था, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव जो स्थापित किया गया था, इस प्रस्ताव की विवादास्पद होने के मेन कारण क्या थे? तो कारण और भी थे, लेकिन मेन क्या था कि इस प्रस्ताव में पंजाब सूबे के लिए अधिक स्वायत्ता की मांग की गई थी। यानी स्वायत्ता मतलब स्वतंत्रता। तो अधिक स्वायत्ता की क्या की गई थी? मांग की गई थी, जो परोक्ष रूप से एक अलग सिख राष्ट्र की मांग को बढ़ावा देती थी। और यह प्रस्ताव सिख वर्चस्व का क्या करता है? ऐलान करता है। इसीलिए इसका क्या हुआ था? विरोध हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1980 के दशक के आखिर के सालों में भारतीय राजनीति में 5 बड़े बदलाव आए। इनमें से किन्हीं 2 बदलावों को बताइए। देखो ये क्वेश्चन आपकी सेकंड बुक है ना, उसके सेकंड बुक में अध्याय 8 का क्वेश्चन है आपका ये। 1980 के दशक में के आखिरी सालों में भारतीय राजनीति में 5 बड़े बदलाव आए। इनमें से किसी 2 बदलावों के बारे में आपको बताना है। तो 1980 के दशक के आखिर के वर्षों में भारतीय राजनीति में आए 2 प्रमुख बदलाव क्या थे? पहला बदलाव है अपना 1989 के आम चुनाव में कांग्रेस लोकसभा की 197 ही सीट जीत सकी, और केंद्र में एक दलीय प्रभुत्व की स्थिति को क्या हो गई थी? समाप्त हो गई थी। यानी यहाँ आते आते 1989 के आते इतनी हालत खराब हो गई थी कांग्रेस की कि मात्र कितनी सीट पाई थी कांग्रेस? 197 सीट ही जीत सकी, और केंद्र में
एक दलीय जो कांग्रेस का वर्चस्व था, जिसको हम कांग्रेस प्रणाली कहते थे, उसका क्या हो गया था, अंत हो गया था। हमारा पॉइंट, इस काल में विभिन्न सरकारों ने आर्थिक सुधार की नीतियां अपनाई। इस काल में विभिन्न सरकारों ने आर्थिक सुधार की नीति अपनाई। इसकी शुरुआत किसने की थी, राजीव गांधी की सरकार के समय हुई, राजीव गांधी की सरकार के समय हुई थी। ठीक है, ये दोनों पॉइंट रहे इसके हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या सांप्रदायिकता व जातिगत राजनीति से देश की जड़ें खोखली हुई है? भाई बिल्कुल नहीं है, ये बहुत काम खराब है सांप्रदायिकता। तो क्वेश्चन ये हमारा एक अलग तरह का क्वेश्चन है हमारा, ये अध्याय सेकंड बुक या अध्याय 8 में से आया हुआ है ये क्वेश्चन, और अपने हम एक बनावट इस क्वेश्चन को बनाया गया है जिस हिसाब से। देखें इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है ये, कि क्या सांप्रदायिकता व जातिगत राजनीति से देश की जड़ें खोखली हुई हैं? यदि हाँ, यदि हाँ तो कोई दो तर्क दीजिए। तो हमको क्या लिखना है कि सांप्रदायिकता व जातिगत राजनीति से देश की जड़ें खोखली होती हैं। अब इसका आंसर हमारे पास है, क्या है कि सांप्रदायिक राजनीति से देश के विभिन्न धर्मावलंबियों के बीच टकराव होता है। हकीकत बात है, एक यानी जितने अलग अलग मजहब के लोग धर्म का उपदेश देने वाले जो लोग होते हैं, उनमें आपस में क्या होता है, टकराव होता है। इससे राष्ट्रीय एकता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, और सांप्रदायिक राजनीतिकरण ही 1947 में हमारा क्या हो गया था, बंटवारा हुआ था, विभाजन झेला था। तो इस सांप्रदायिक राजनीति के कारण ही, जो मुस्लिम लीग के कारण क्या हुआ था, जो सांप्रदायिक राजनीति फैलाई गई थी, उससे कहीं ना कहीं हमारे देश का क्या हुआ था, बंटवारा हुआ था। आगे हम बात करते हैं, दूसरा जो पॉइंट है हमारा, जातिगत राजनीति से देश की विभिन्न जातियों के बीच टकराव पैदा होता है, जो सामुदायिक हिंसा और टकराव और वैमनस्य का कारण बनता है। तो जो सांप्रदायिक राजनीति है, इससे क्या होता है, हमारे देश में रहने वाली जो विभिन्न प्रकार की जातियां हैं, इन जातियों में आपस में क्या होता है, टकराव पैदा होता है। जब टकराव पैदा होता है तो ये आपस में लड़ते हैं, तो सामुदायिक हिंसा बढ़ती है, हिंसा बढ़ती है तो आपस में क्या है, वैमनस्य का भाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और यही हमारे देश की आजादी के बाद हुआ था, क्योंकि हमारे देश का जो बंटवारा हुआ था, किसके आधार पर हुआ था, धर्म के आधार पर हमारे देश का बंटवारा हुआ था। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा सेक्शन भी बिल्कुल कंप्लीट, तो 24 नंबर का था। अब हम बात करते हैं सेक्शन सी की, जो हमारा 12 नंबर का है। अब यहाँ देखो, मैं सिर्फ उन क्वेश्चनों को बता रहा हूँ जो यहाँ आए हुए हैं, और आंसर आपके सामने लिखे हुए हैं। बस खाली क्वेश्चनों को देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या क्या कह रहे हैं। सारे क्वेश्चन मैंने आपको हल करा दिए हैं, ठीक है। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए, ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पर जो इस बार का आपका जो सेक्शन सी है ना, सेक्शन सी में सबसे फायदेमंद वाली बात आपकी है कि आपके जो क्वेश्चन आएंगे, जो मैंने अभी आपको बताया था पहले, वो सारे के सारे क्वेश्चन हमारे अथवा में आएंगे, तो घबराने वाली कोई बात है नहीं। 3 क्वेश्चन हमारे आएंगे और तीनों भी अथवा में आएंगे। तो जो आपको अच्छा लगे वो क्वेश्चन आपको करना है, और सारे क्वेश्चन मैंने हल करा दिए हैं। बस आप एक बार चेक कर लें कौन सा क्वेश्चन है और कहाँ से आया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन सी में। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है कि विश्व राजनीति में यूरोपीय संघ की भूमिका पर टिप्पणी लिखिए। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा जो हमारी फर्स्ट बुक है समकालीन विश्व राजनीति, इसके अध्याय 2 में। अध्याय 2 का क्वेश्चन है आपका ये, विश्व राजनीति में यूरोपीय संघ की भूमिका पर टिप्पणी लिखिए। यानी यूरोपीय संघ का मतलब है ईयू, क्या है शॉर्ट में हमारा इसका नाम, ईयू। तो ईयू की भूमिका मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई थी, उसमें ये सारा आंसर है, और ये सारा आंसर आपका ये लिखा हुआ है, इसमें से आप पढ़ लेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा देखिए, इसी का अथवा का क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान पर टिप्पणी लिखिए। किस पर, आसियान। किस पर टिप्पणी लिख रहा है ये, आसियान पर। आसियान की बात करते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। तो आसियान पर, और ये जो क्वेश्चन है आपका, देखो अब सीधी सी बात है, उसी पार्ट में होगा। ये भी आपका क्या है, अध्याय खंड आ का अध्याय 2 में से आपका ये क्वेश्चन है। बहुत अच्छी तरह मैंने आपको ये पढ़ाया था कि दक्षिण पूर्वी एशिया राष्ट्रों का संगठन आसियान पर टिप्पणी लिखिए। तो आसियान क्या है, आसियान की भूमिका क्या है, आसियान की स्थापना का आधार क्या है, वो सारी चीज आपको यहाँ पर लिखनी है। देखो ये सारा आपका सारा आसियान के को ये लिखा हुआ सारा का सारा आसियान के बारे में। आसियान दक्षिण पूर्वी एशिया राष्ट्रों 10 राष्ट्रों का एक संगठन है। आसियान में 10 देश आपके सामने हैं। आसियान का प्रमुख उद्देश्य
दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र में आर्थिक विकास को तेज करना, सदस्य राष्ट्रों में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी क्षेत्र में विकास करना। तो मैं पूरी तरह से ऑल ओवर आसन आपको विस्तार से पढ़ा चुका हूँ, नोटबुक अपनी खोल के उसमें देख लेना, एक ही बात आसन की लिखी हुई है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर हमारा है 17। एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका का उल्लेख कीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ, देखो ये आ गया संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन पूछा था कमेंट बॉक्स के लिए कि यूएनओ की स्थापना की प्रॉपर डेट आपको बतानी है, कब हुई थी। तो एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका का उल्लेख कीजिए, ये जो क्वेश्चन है आपका आपका फर्स्ट बुक जो है स्वतंत्र हमारी समकालीन विश्व राजनीति की, इसकी अध्याय 4 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक ध्रुवीय विश्व में यूएनओ की भूमिका का उल्लेख कीजिए। तो आपको बताना है यूएनओ की भूमिका के बारे में कि आप यूएनओ के बारे में जानते हो। इसके अथवा में क्वेश्चन आया हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास क्रम एवं उसकी स्थापना का वर्णन कीजिए। ये भी क्वेश्चन हमारा अध्याय फर्स्ट है, फर्स्ट बुक में के अध्याय 4 में से आया हुआ है। दोनों ही क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट बुक के अध्याय 4 में से आए हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास क्रम एवं उसकी स्थापना क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। सारा क्वेश्चन में सारा का सारी मैं आपको क्वेश्चन हल करा चुका हूँ और क्लियरली मैं आपको ये पढ़ा चुका हूँ। एक बार देख लें इन क्वेश्चनों के आंसर को। पूरे तो स्टूडेंट्स ये पूरा हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास क्रम एवं उसकी स्थापना का आधार है। कि मैंने बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया था, तो बहुत शॉर्टली इसमें दिया हुआ है। पूरे विस्तार डिटेल से मैंने आपको 25 या 30 इसके पॉइंट लिखाए थे। ठीक है ना, नोटबुक में जाकर अपने इसको पढ़ लेना। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर 18 हमारा देखिए, क्या आपके मतानुसार आजादी के समय कांग्रेस एक सतरंगी सामाजिक गठबंधन में सामाजिक आपके मतानुसार आजादी के समय कांग्रेस एक सतरंगी सामाजिक गठबंधन की सख्त अख्तियार कर चुकी थी बिल्कुल। यानी कांग्रेस एज ए स्टार्टिंग में पूंजीवादी सिस्टम था उसका पूरा, आते आते उसको लग रहा था कि अब पूंजीवाद से काम चलने वाला नहीं है, तो उसने क्या किया, अपने आप को सतरंगी धारण कर लिया था। सभी विचारधारा के लोगों को उसने अपने यहाँ क्या कर दी, एंट्री शुरू कर दी थी। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर मैंने आपको बहुत अच्छी तरह लगाया था। सेकंड बुक है हमारी, सेकंड बुक का अध्याय सेकंड में इसका आंसर आपको मिल जाएगा, देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अथवा में इसका, आपके मतानुसार स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराने हेतु भारत चुनाव आयोग द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। परीक्षा की दृष्टि से बहुत मोस्ट क्वेश्चन है वाला, चुनाव आयोग के कार्य। तो चुनाव आयोग के कार्य मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाए थे। मैंने ये भी आपको बताया था कि एज ए स्टार्ट हमारे देश के अंदर चुनाव के जो तरीके थे, 3 तरीके थे। यानी उसका टॉपिक का नाम था मतदान के बदलते तरीके। 3 तरीके आज वर्तमान तक हमारे लागू हो चुके हैं। यानी 2004 से हमारे यहाँ क्या चल रही है, ईवीएम चल रही है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो ये कह रहा है कि आपके मतानुसार स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराने तो चुनाव आयोग द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। तो यानी जो चुनाव आयोग है, चुनाव से पहले क्या क्या कार्य करता है, सारे के सारे टॉपिक मैंने क्लियर करा दिया है आपका। चुनाव आयोग के प्रमुख कार्य अपनी नोटबुक में से पढ़ लेना और इसको थोड़ा देख लेते हैं एक बार। तो दोस्तों ये हमारे इसका आंसर है कि आजादी के समय कांग्रेस से एक सतरंगी, वो जो मैंने अभी आपको बताया था। उसका ये आंसर है, वो आप देख लेंगे। अथवा का क्वेश्चन है हमारा ये, आपके मतानुसार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने तो चुनाव आयोग द्वारा जो जो कार्य किए जाते हैं उनको भी अपन अभी देखते हैं। तो चुनाव आयोग के कार्य आपके ये सामने है ना, इनको आप देख लें। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, क्या जून 1975 में घोषित आपातकाल से हमें कोई सबक लेना चाहिए। यानी देखिए यहाँ मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन कराया था ये, और परीक्षा की दृष्टि से ये क्वेश्चन आपका मोस्ट भी है, ध्यान रखें आप इस बात का। क्वेश्चन है हमारा, क्या जून 1975 में घोषित आपातकाल से हमें कोई सबक लेना चाहिए। भाई हमें से मतलब कि सरकार ने भी सबक लिया था। जो आपातकाल लागू हुआ था, इस आपातकाल से सरकार ने बहुत बड़ा सबक लिया था। और ये क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको कराया था और वेरी मोस्ट भी लगवाया था। और परीक्षा की दृष्टि से ये वाला क्वेश्चन आपका मोस्ट भी है, ध्यान रखना, अच्छी तरह आपको तैयार करना है।
इसके बाद अथवा में एक और क्वेश्चन है हमारा, और ये क्वेश्चन आपको मिलेगा आपकी सेकंड बुक का अध्याय 6 है ना। और इसके बाद अथवा में भी क्वेश्चन आपका जो सेकंड बुक की अध्याय 6 का क्वेश्चन है कि जनता पार्टी ने 1970 में शाह आयोग को नियुक्त किया, इस आयोग की नियुक्ति क्यों की गई थी? शाह आयोग की नियुक्ति किसकी? शाह आयोग की नियुक्ति। तो शाह आयोग की नियुक्ति मैंने आपको पूरी तरह से शाह आयोग पढ़ाया था, नोटबुक में जाके आप वहां पे पढ़ लेना। देखो जो आपातकाल लगा था, आपातकाल के सबक सारे ये रहे, ठीक है। इसके अलावा 1977 में जो शाह आयोग आया था, शाह आयोग का सारा कंसेप्ट आपके सामने है, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं कि दोस्तों अब हमारा लास्ट बचा हुआ सेक्शन डी, ठीक है। सेक्शन डी को थोड़ा देख लेते हैं जिससे हमारा ये मॉडल क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, ठीक है। देखो सेक्शन सी और डी के क्वेश्चनों को मैंने पूरी तरह इसलिए नहीं लगाया नहीं कराया है क्योंकि अपनी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती, ठीक है ना। बाकी सेक्शन सी और डी के जो बड़े बड़े क्वेश्चन है मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से इन सभी की तैयारी करवा दी है। फिलहाल हम देख लेते हैं बस खाली क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो क्वेश्चन हमारा 20 हमारा सोवियत संघ के विघटनों के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण क्या थे? भाई सोवियत संघ यानी यूएसएसआर, यूएसएसआर के विघटन के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। और ये क्वेश्चन आपका मिलेगा समकालीन विश्व में राजनीति, हमारी जो पहली बुक है, पहली बुक का ही अध्याय फर्स्ट है, उसमें से ये आपका आंसर इसका मिल जाएगा। और परीक्षा की दृष्टि में मैंने आपको ये भी बहुत अच्छी तरीके से मोस्ट लगवाया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इसका अथवा क्वेश्चन है, भारत जैसे देशों के लिए सोवियत संघ के विघटनों के परिणाम लिखिए। यानी इसके कहने का मतलब है कि जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ तो सोवियत संघ के विघटन के कहीं ना कहीं हमारे भारत देश पर क्या परिणाम पड़े थे, हाँ, यानी सोवियत संघ का जो विघटन होता है, इस सोवियत संघ के विघटन के हमारे भारत देश पर क्या परिणाम मिले थे, ठीक है ना। तो देखिए ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया था कि सोवियत संघ के विघटन का भारत देश पर क्या परिणाम पड़ा था। भाई सबसे मेन परिणाम तो यही था कि जैसे सोवियत संघ का विघटन हुआ था, भारत और सोवियत संघ की जो एक दोस्ती थी, दोनों की दोस्ती क्या टूट गई, यार सी बात है। यानी 1971 में दोनों देशों ने संधि की थी, मैत्री संधि जो 20 साल की हुई थी, और वो संधि क्या है, जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हो गया था तो भारत की क्या है वो कहीं ना कहीं उसकी दोस्ती टूट गई थी। हालांकि भारत के संबंध आज वर्तमान में बात करते हैं, रूस के साथ बहुत अच्छे संबंध है आज भी हमारे भारत देश के, लेकिन उस टाइम सोवियत संघ से बहुत अच्छे अच्छे संबंध थे। क्योंकि जो हमारा 1971 का युद्ध हुआ था, मैंने आपको पढ़ाया था अच्छी तरीके से, 1971 का युद्ध हुआ था भारत और बांग्लादेश के खिलाफ, यानी पाकिस्तान का साथ किसने दिया था? अमेरिका ने दिया था। और भारत का साथ किसने दिया था? सोवियत संघ ने दिया था। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है कि किस प्रकार से हमारे सोवियत संघ विघटन के बाद हमारे जो भारत देश है, भारत देश की क्या है राजनीति पर या सोवियत संघ विघटन से भारत देश पर प्रभाव पड़ा था, ठीक है। देखिए सोवियत संघ के विघटन के भारत पर प्रभाव, ठीक है। कोई चार आपको यहाँ पर बताने हैं, नोटबुक में मैंने बहुत अच्छी तरह लिखाए हैं, ये तो थोड़ा ज़्यादा बड़े लिख रहे हैं, वहां से आप पढ़ लेना, बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको ये लिखाए हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है हमारा, फटाफट से इसको कंप्लीट करते हैं, वीडियो बहुत बड़ी हो रही है। देखिए ये स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा वैश्वीकरण, क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा वैश्वीकरण के प्रमुख कारणों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो वैश्वीकरण हमारी जो फर्स्ट बुक है, समकालीन विश्व में राजनीति, इसका अध्याय 7 है। कौन सा है? अध्याय 7 का नाम ही क्या हमारा? वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण के प्रमुख कारणों का विस्तार से वर्णन कीजिए, है ना। तो वैश्वीकरण के क्या कारण रहे, इसका आपको विस्तार से वर्णन करना है। इसके बाद वैश्वीकरण के प्रभावों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो दोनों ही क्वेश्चनों को मैंने बहुत अच्छी तरह से कराया है आपका, वैश्वीकरण के प्रमुख कारण या वैश्वीकरण के प्रभावों का विस्तार से वर्णन कीजिए। अपनी नोटबुक में जाके इनको पढ़ लेना, ठीक है। और बाकी इसके आंसर ये आपके सामने लिखे हुए हैं। वैश्वीकरण के कारण, ये रहे आपके कारण, ठीक है। बाकी हम बात करते हैं वैश्वीकरण के प्रभाव की। वैश्वीकरण के प्रभाव, हाँ, वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव, वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव, सकारात्मक आर्थिक प्रभाव,
वैश्वीकरण के नकारात्मक आर्थिक प्रभाव, तो ये वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव, ठीक है, सारे के सारे प्रभाव, ये सारा का सारा मैंने आपको करा चुका हूं, ठीक है। आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन आ गया अब हमारा ये, इस बार स्टूडेंट आपके लिए बहुत खुशखबरी वाली बात तो यही है कि पहली बार आपके लिए क्या आ रहा है, नक्शा आ रहा है। नक्शा पहले नहीं आता था, 22 का एग्जाम हो चाहे 23 का एग्जाम हो, नक्शा नहीं दिया था। उससे पहले तो अगर 23-22 से पहले तो सिलेबस दूसरा था आपका, ठीक है ना। लेकिन 24 में इस बार क्या किया है बोर्ड ने, आपके लिए नक्शा दिया है, तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद वाली बात है। 4 नंबर का आपका नक्शा आएगा और बहुत सरल नक्शा आएगा आपका, ठीक है। तो पहला जो बोर्ड ने पेपर ये जारी किया है, इसमें कौन कौन से पॉइंट ऑफ व्यू आपके दिए, उनको आप एक बार देख लेते हैं। ये उन्होंने पूछा है, भारत के राजनीतिक मानचित्र में निम्न स्थानों को अंकित कीजिए। हैदराबाद, जूनागढ़, मैसूर, जम्मू कश्मीर। और दूसरा है हमारा बनारस, ग्वालियर, अजमेर और मुंबई, ठीक है। देखिए ये जो है हमारा एक नक्शा एक और आएगा भी आपका, तो यहाँ अपना जम्मू कश्मीर की हम बात करते हैं, ठीक है। और जूनागढ़ हमारा, और हैदराबाद, अपना हैदराबाद, और हमारा मैसूर यानी कर्नाटक, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अलग अलग हमारे क्या है कंसेप्ट हैं। जैसे हम बात करते हैं हैदराबाद की, तो ये रहा हमारा हैदराबाद। इसमें सारे के आप देख लेना, ठीक है। तो इधर हमारे पूछे तो चार हमारे, अजमेर, बनारस, ग्वालियर और मुंबई। चारों हमारे ये रहे, अजमेर राजस्थान में ये रहा, बनारस यूपी, ग्वालियर मध्य प्रदेश और मुंबई महाराष्ट्र में। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से ये हमारा बोर्ड द्वारा जारी किया गया ब्लूप्रिंट मॉडल 2024 का, एक ब्लूप्रिंट का जो पहला मॉडल है ये कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद अब हम आगे नेक्स्ट दूसरा मॉडल करेंगे। आप इस चैनल से आप जुड़े रहें और इस चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल अपनी तैयारी में और अच्छी फायदा होने वाला है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।